एक फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रोटेशनल मोशन में हमने जो कोई हॉलो स्फेयर होता है, हॉलो स्फेयर की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके बारे में पढ़ा। तो कितना आया था, 2/3 mr² आया था। काफी कॉम्प्लेक्स था, कुछ चीजें उसमें एडवांस लेवल की थी, जैसे कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। ठीक है, तो लेकिन हमने किया तो फाइनली जो रिजल्ट आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखना है। 2/3 mr²। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स लिए, चाहे रॉड था, रेक्टेंगुलर स्लेब था, हॉलो स्फेयर था, हॉलो सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर था, डिस्क था, रिंग था। तो अलग अलग तरह के हमने ऑब्जेक्ट्स लिए, उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब एक लास्ट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मान लो कोई सॉलिड स्फेयर हो, तो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए उसे सीखेंगे। तो आज लेते हैं नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फेयर। तो नेक्स्ट लेते हैं आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फेयर। कोई ठोस गोला अगर हो, सॉलिड स्फेयर हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उसके बारे में सीखेंगे। जैसे सॉलिड स्फेयर का मतलब क्या हो गया, एग्जांपल के तौर पे जो आपकी रबर बॉल हो गई, है ना। रबर बॉल एक सॉलिड स्फेयर हो जाएगा जो आप घर पे खेलते हो। तो रबर बॉल क्या है, एक तरह से एक सॉलिड स्फेयर का एग्जांपल है। और होलो स्फेयर का मैंने एग्जांपल क्या बताया था, कोई टेनिस बॉल हो गई या प्लास्टिक की बॉल हो गई, तो वो किसका एग्जाम्पल है, हॉलो स्फेयर का एग्जाम्पल है। तो सॉलिड स्फेयर हम लेते हैं, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उस पर अपन बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई सॉलिड स्फेयर लिया, है ना, ये सॉलिड है ये स्फेयर। और इस सॉलिड स्फेयर के लिए इस एक्सिस के रिलेटिव में मान लो यहाँ से जो इसके सेंटर से गुजर रही है, यहाँ से ऐसे सेंटर से गुजरती है, इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है। मान लीजिए इस स्फेयर का मास कैपिटल एम ले लिया, इस स्फेयर का मास लिया कैपिटल एम, और इस स्फेयर की जो रेडियस है वो ले लेते हैं कोई आर। आर रेडियस का स्फेयर है और रेडियस ले ली मैंने कोई आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो अब ये स्फेयर जो है, इस स्फेयर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्फेयर कई सारे छोटे छोटे हॉलो स्फेयर से मिलकर बना हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा हॉलो स्फेयर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक हॉलो स्फेयर लिया, एक छोटा सा हॉलो स्फेयर ले रहे हैं, ऐसे ले सकते हैं, छोटा सा हॉलो स्फेयर, ऐसे। समझ में आ रही बात। तो ये जो आपका हॉलो स्फेयर होगा छोटा सा, इस हॉलो स्फेयर से ही मिलके बना हुआ क्या है, ये आपका सॉलिड स्फेयर मिलके बना हुआ ना। मान लो मैं यहाँ से r बराबर 0 से यहाँ से शुरू करता हूँ, और कोई जनरल r का मैं एक r इसकी रेडियस है और इसका dr थिकनेस है। इसका एक होलो स्फेयर लिया, dr थिकनेस का, सेंटर से r डिस्टेंस पे। तो छोटे छोटे होलो स्फेयर जो है, एक छोटा होलो स्फेयर, होलो स्फेयर, होलो स्फेयर, होलो स्फेयर, होलो स्फेयर, होलो स्फेयर, तो छोटे छोटे होलो स्फेयर जब r बराबर 0 से कैपिटल R रेडियस तक मिलके क्या करते हैं, एक सॉलिड स्फेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात समझ में आई। तो एक कोई ठोस गोला जो है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, छोटे छोटे जो खोखले गोले हैं, हॉलो स्फेयर्स जो है, वो मिलके पूरा क्या कर रहे हैं, सॉलिड स्फेयर बना रहे हैं। जैसे प्याज होता है, तो प्याज जो पूरा बनता है तो कैसे बनता है, उसमें लेयर्स में बनता है ना। तो वो अगर लेयर को मैं हटाऊं तो वो लेयर सारे क्या है, होलो स्फेयर से। तो एक सॉलिड स्फेयर जो है उसे हम बहुत सारे मल्टीपल होलो स्फेयर जो है, आर बराबर 0 से कैपिटल आर तक, उनसे मिलके बना हुआ माना जा सकता है। ए सॉलिड स्फेयर can be considered of of made by small hollow spheres from रेडियस r बराबर 0 से स्मॉल r बराबर कैपिटल R तक। तो यहाँ तक बहुत सारे होलो स्फेयर्स जो हैं
उनसे मिलके क्या बन रहा है, एक सॉलिड स्फीयर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमें कोई सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम सारे सभी जो होलो स्फीयर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे 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 छोटे, इन सभी होलो स्फीयर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा ना। तो जैसे हमने होलो स्फीयर के लिए निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमने होलो स्फीयर को कैसे ब्रेक किया था, एक रिंग में ब्रेक किया था। और एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो भी उसको भी क्या किया था, डिस्क को जो रिंग्स थी उनमें तोड़ा था, है ना। तो हम r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R तक जितने भी ये होलो स्फीयर्स आएंगे छोटे छोटे छोटे, इन सभी को ऐड करके हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो बाय इंटीग्रेटिंग moment of inertia of all hollow spheres net moment of inertia of solid sphere can be calculated. Solid sphere can be calculated. तो अब हम छोटे छोटे जो होलो स्फीयर्स हैं उनका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते हुए जो नेट ओवरऑल सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे मान लो dr थिकनेस का कोई मैंने होलो स्फीयर लिया, जिसका मास क्या ले लिया मैंने, कोई dm ले लिया। तो इस छोटे से होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल hollow sphere at r रेडियस, है ना। कोई सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई होलो स्फीयर जो हमने माना, मान लो जिसकी थिकनेस dr है और जिसका मास कितना लिया, कोई dm लिया, तो उसका जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा di, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, di इज इक्वल टू 2/3 dm इंटू आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्योंकि जो होलो स्फीयर होता है, होलो स्फीयर की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/3 mr स्क्वायर होता है। तो इसको कितना लिया जा सकता है, 2/3 dm इंटू आर स्क्वायर लिया जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, 2/3 dm इंटू आर स्क्वायर ले लिया। अब हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 2/3 dm इंटू आर स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक, r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R तक छोटे छोटे जो ये होलो स्फीयर्स होंगे, इनको जब ऐड करते जाएंगे तो हमें टोटल जो सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई 1। अब जो dm है, इस dm को हम क्या करते हैं, r से रिप्लेस करते हैं। कोई r रेडियस है, r के टर्म्स में कोई रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, तभी हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बनेगा, है ना। dm और r दोनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल है, तो उनको हम ले नहीं सकते। तो dm को क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा r के टर्म्स में। तो dm को r के टर्म्स में चेंज करने के लिए क्या करते थे, हम क्या लेते हैं कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है क्या, है ना। जैसे रॉड लिया था, तो रॉड में मास लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट था। डिस्क लिया, डिस्क में एरिया, पूरा एरिया के अलोंग, क्षेत्रफल के अनुदिश द्रव्यमान डिस्ट्रीब्यूटेड था, मास डिस्ट्रीब्यूटेड था। फिर हमने लिया हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर में भी क्या था, उसकी सरफेस पे यानी कि सरफेस एरिया यानी कि एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड था मास, तो उसमें भी क्या लिया था, मास ऑफ पर यूनिट एरिया लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, मास जो है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरा जो वॉल्यूम है ना, पूरा आयतन, उसमें घेरा हुआ है मास ने। तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल वॉल्यूम। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, ये बात समझ में आती है। द्रव्यमान जो पूर्ण आयतन में विस्तारित है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम का मास लेंगे। तो मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मास, टोटल स्फेयर का मास कितना है, कैपिटल एम है, तो ऊपर तो ले लिया कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, इस टोटल स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। ठीक है, एरिया में क्यों नहीं, क्योंकि देखो ये पहले जब होलो स्फेयर लिया था तो उसका जो सरफेस था, उस सरफेस पे पूरा क्या था, मास डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन यहाँ पे जो पूरा वॉल्यूम है, देखो ये यहाँ पे वॉल्यूम ही तो है, एक स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो यहाँ पे जो मास है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से हम मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, ना कि मास पर यूनिट एरिया लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हमारा वॉल्यूम। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा जो छोटा सा मास होगा उस हॉलो स्फेयर का हमने जो लिया डीएम, डिवाइडेड बाय उस छोटे से मास का वॉल्यूम, देखो कितना होगा, है ना। अब देखो छोटे से मास का सरफेस एरिया तो कितना हो गया, 4 पाई इंटू स्मॉल आर हो जाएगा, ये तो सरफेस एरिया हो गया, और एरिया इंटू उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर तो क्या है, इस छोटे से स्फेयर का, ये जो छोटा सा स्फेयर है ना, ये इस छोटे से स्फेयर का क्या है, सरफेस एरिया। उस छोटे से स्फेयर के सरफेस एरिया में क्या किया हमने, उस छोटे से स्फेयर की थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या आ जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा होलो स्फेयर का। आई बात समझ में, ये क्या आया यहाँ पे, ये जो है ये है स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर। ये बात समझ में आई क्या, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर कर सकता हूँ, सरफेस एरिया, क्योंकि देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है ना। हम किसी, मान लो हमें सिलेंडर का एरिया निकालना है, तो नीचे वाला पाई आर स्क्वायर तो उसका सरफेस एरिया हो गया, बॉटम एरिया हो गया, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर का एरिया आ जाता है ना। या फिर कोई क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना तो क्या करोगे, क्यूब का बॉटम का एरिया इंटू उसकी हाइट करते हो। तो इसी तरह से जो ये हमारा हॉलो स्फेयर माना है हमने, तो उसका सरफेस एरिया तो कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, और उसकी थिकनेस कितनी है, डी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस हॉलो स्फेयर का स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा। आ गया। या फिर देखो मैं इसको और अलग तरह से बता सकता हूँ, और ज्यादा आप गहराई में जानना चाहो तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कोई आर रेडियस का वॉल्यूम जो है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, ऐसे होता है। अब इसका देखो मैं रेडियस के साथ डिफरेंशिएशन करता हूँ, मैं अगर रेडियस के साथ डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी आर। तो डीवी अपॉन डी आर देखो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 r स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर आगे आ जाती है, और जो पावर होती है उसमें से एक घट जाता है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस डी आर को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो डीवी बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ से समझ में आया, छोटा सा वॉल्यूम डीवी, डीवी क्या हो गया, छोटा वॉल्यूम हो गया ना। तो कोई हॉलो स्फेयर का जो छोटा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये यहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हो, ये क्या हो गया, ये हो गया स्मॉल वॉल्यूम ऑफ, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल हॉलो स्फेयर। ठीक है, जो हॉलो स्फेयर है स्मॉल, उसका स्मॉल वॉल्यूम हो गया। तो यहां से देखिए ये अब क्लियर हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर कहाँ से आया होगा, है ना। मैंने दोनों तरीके बता दिए, एक तो एरिया इंटू थिकनेस, और या फिर डिफरेंशिएशन से भी पता लगा सकते हो कितना आ गया, डीवी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, हमारी इक्वेशन क्या है, हमारे पास जो टोटल मास है सॉलिड स्फेयर का, उस टोटल मास में हमने किसका डिवाइड कर दिया, 4/3 पाई आर क्यूब का डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया पर यूनिट वॉल्यूम का मास, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, छोटा सा मास डीएम इंटू 4 पाई जो आर स्क्वायर डी आर हो गया, जो छोटा सा होलो स्फेयर है उसके लिए,
4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3m अपॉन कैपिटल R क्यूब तो ये रहेगा ही, इनटू क्या हो जाएगा R स्क्वायर dr हो जाएगा। होएगा नहीं होएगा बताओ? 3m अपॉन R क्यूब R स्क्वायर dr हो गया। तो इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये 2/3 dm R स्क्वायर R बराबर 0 से कैपिटल R से हमें क्या रह जाएगा, सॉलिड स्फीयर का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो यहाँ पे dm की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में dm की वैल्यू इक्वेशन 2 से रख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से किस में रखा हमने, 1 में रखा। तो ये वैल्यू रखते हैं, तो जो I होगा किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन r बराबर 0 से r बराबर कहाँ तक, कैपिटल R तक। और ये कितना था 2/3 इंटू dm की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3m अपॉन R क्यूब इंटू R स्क्वायर dr। ये तो क्या हो गया dm, और dm के साथ मल्टीप्लाई में कौन था, और R स्क्वायर एक और था ना, ये हो गया। तो 2/3 dm R स्क्वायर था, तो उस dm की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, है ना। तो dm की वैल्यू रख दी, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मैं बाहर क्या ले सकता हूँ, सॉलिड स्फीयर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो देखो बाहर क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, कैपिटल M बाहर आ जाएगा, R क्यूब भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, R बराबर 0 से R बराबर कैपिटल R, और R स्क्वायर, और R स्क्वायर क्या हो जाएगा, R की पावर 4 इंटू dr, ये हो जाएगा, है ना। अब R की पावर 4 का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, कितना हो जाएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है ना, ये बहुत बार अपन सीख चुके हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, r की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू 2m अपॉन R क्यूब, और ये हो जाएगा R की पावर 5 अपॉन 5। लिमिट रखनी है R बराबर 0 से R बराबर कैपिटल R, है ना, यही तो लिमिट है। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो इससे देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ये हटा देता हूँ, हमें पता है इस बारे में। तो यहाँ से जो वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू 2m अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे कैपिटल R पहले रखा तो ये कैपिटल R की पावर 5 अपॉन 5, माइनस 0 रखा तो माइनस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से I की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, R क्यूब 2m अपॉन R क्यूब इंटू, ऊपर है ना, 0 से कैपिटल R तक जा रहे हैं, अपर लिमिट क्या है, कैपिटल R है, नीचे R0 है, 0 से कैपिटल R तक जा रहे हैं तो इसलिए रखा। तो 2m अपॉन R क्यूब, R की पावर 5 अपॉन में 5 हो जाएगा, R क्यूब से R5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, R2 बच जाएगा, यानी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2/5 mR स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, है ना। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हॉलो के लिए कितना था, 2/3 mr स्क्वायर, और कोई सॉलिड स्फीयर हो तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक हमने जो जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले मैं सबकी आपके सामने एक लिस्ट लिख देता हूँ, लिस्ट बना देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट,
और यहाँ पे लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या था। तो पूरी लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले किसका आया था, पॉइंट मास के लिए। अगर मान लो कोई पॉइंट मास है, पॉइंट मास है ना, जैसे ये हमारा कोई पॉइंट मास ले लिया हमने ऐसे, ये पॉइंट मास है और ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई आर डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट मास रखा हुआ है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस और इसका मास एम है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, आई इज इक्वल टू सिंपल एम आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये पॉइंट मास के लिए था पहला। दूसरा हमने किसके लिए निकाला था, पॉइंट मास के बाद किस पे गए थे, रॉड के लिए गए थे, है ना। तो रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड, फॉर रॉड। अब रॉड में क्या किया था, जैसे रॉड लिया हमने, मान लो ये एक तो रॉड ऐसे ले लिया, इसमें एक तो किनारे वाली एक्सिस के लिए और एक हो गया जो सेंटर से पास हो रही है उस एक्सिस के लिए। मान लो एक तो एक्सिस ये ले ली थी किनारे वाली, और एक एक्सिस ले ली थी सेंटर से जो पास हो रही है वो। और दोनों केसेस में जो मास है रॉड का, मास तो है m, और जो रॉड की लेंथ है वो क्या है, l। ठीक है, रॉड की लेंथ क्या थी, l थी। तो जो किनारे वाली एक्सिस है उसके लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन में 3। और यहाँ पे सेंटर वाली एक्सिस के लिए आया था I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ये आया था ना। तो ये रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था। नेक्स्ट, उसके बाद में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था रिंग के लिए, है ना, फॉर रिंग। मान लो कोई रिंग हो और रॉड से पहले एक हमने रेक्टेंगुलर स्लैब भी लिया था फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट, फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट। तो रेक्टेंगुलर प्लेट में क्या आया था, सेम एज रॉड, है ना, सेम एज रॉड आया था, रॉड के जैसा ही था। मान लो कोई रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसी थी, इस तरह से कोई रेक्टेंगुलर प्लेट थी, और उसके किनारे से ले लो, किनारे वाली एक्सिस से ले लो, जैसे मान लो यहां से लिया आपने, इस एक्सिस के रिलेटिव में लिया तो एम एल स्क्वायर बाई 3, इस एक्सिस के रिलेटिव में लिया तो एम एल स्क्वायर बाई 12, है ना। यहाँ पे आया था एम एल स्क्वायर बाई 12 सेंटर वाली एक्सिस के लिए। ठीक है, तो सेम एज ये आया था। तो ये तो आ गया था एम एल स्क्वायर बाई 3, और इस एक्सिस के लिए एम एल स्क्वायर बाई 12। तो रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए रॉड के जैसा ही आता है। नेक्स्ट हमने कौन सा लिया था, फॉर रिंग, है ना, फॉर रिंग। कोई रिंग हो, रिंग को हिंदी बोलते हैं वलय। रिंग क्या हो गई, सिंपल ऐसे मान लो कोई रिंग है इस तरह से, और इसके सेंटर से मान लो गुजर रहा है, ये रिंग है, और यहाँ से मान लो एक्सिस इधर गुजर रही है, सेंटर से पास हो रही है यहाँ से और यहाँ से, इस तरह से ऐसे, और इसकी रेडियस r ली थी हमने। हाँ, ये रेडियस तो r हो गई, ये मास है m, डिस्क नहीं है, ये रिंग है ना। रिंग के बीचों बीच में से गुजरने, जैसे कड़ा पहनते हैं ना, कड़ा इसके हाथ में पहन रखा है, तो इसके बीचों बीच वाली जो सेंटर है, सेंटर से गुजरने वाली जो एक्सिस है, उसके रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला आया था अपना, ये आया था आई रिंग के लिए कितना गया, एम आर स्क्वायर आ जाएगा। स्मॉल आर लिया मान लो रेडियस, और ये एम आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये एम आर स्क्वायर रिंग के लिए आ जाता है। नेक्स्ट जो हमने लिया था कोई डिस्क के लिए, फॉर डिस्क, फॉर डिस्क। मान लो कोई डिस्क हो, डिस्क को हिंदी में बोलते हैं चकती। तो डिस्क के लिए देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आ जाएगा, पहले तो डिस्क बनाते हैं कैसे हैं, होती कैसी है, तो ये डिस्क है ना। इस डिस्क में यहां से मान लो, इसमें भी हम यही ले रहे हैं कि सेंटर से गुजर रहे कोई एक्सिस ऐसे, तो इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वही इसका भी रेडियस r लिया हमने, रेडियस r है इसका भी, और मास है कैपिटल M।
तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए कितना आया था, 1/2 mr² आया था, है ना। तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। नेक्स्ट क्या लिया था हमने, हमने लिया था हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। हमने एक लिया था हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का क्या आया था, सेम एज रिंग, सेम एज रिंग। तो इसमें रिंग के जैसा ही था, कितना आया था, आई हॉलो सिलेंडर के लिए वही mr² ही आ गया था, ठीक है। हॉलो सिलेंडर के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे पानी वाला पाइप हो गया, है ना, कोई पाइप जो होता है ना अंदर से खोखला होता है, तो उसके लिए mr² हो गया। और मान लीजिए कोई सॉलिड सिलेंडर लें, सॉलिड सिलेंडर, जैसे कोई रॉड हो गई, गोल रॉड हो गई, डंडा होता है जो मास्टर साहब डंडा मारते हैं गोल वाला, वो। तो सॉलिड सिलेंडर क्या हो गया, सेम एज डिस्क, इसमें सेम एज डिस्क चलेगा। पेन होगा, पेन अंदर से खोखला होता है ना, गोली लगती है, तो वो हॉलो सिलेंडर हो जाता है। तो आई क्या हो जाता है इस केस में, mr²/2 हो जाता है। तो ये हमने फॉर्मूले डराइव किए। और नेक्स्ट फिर ऑब्जेक्ट कौन सा लिया हमने, नेक्स्ट लिया था हमने हॉलो स्फेयर। नेक्स्ट हमने लिया था कोई हॉलो स्फेयर है, ये हॉलो स्फेयर इस तरह से दिखा सकते हैं, और इससे ये वाली एक्सिस ली थी, और रेडियस कैपिटल R, मास कैपिटल M, ठीक है। ये लिया था फॉर हॉलो स्फेयर, ठीक है। रेडियस कैपिटल R, मास M, कितना आया इसके लिए, हॉलो स्फेयर के लिए आई की वैल्यू 2/3 mr² आई थी, ठीक है। और लास्ट हमने लिया फॉर सॉलिड स्फेयर, फॉर सॉलिड स्फेयर, और सॉलिड स्फेयर के लिए आई कितना आया था, 2/5 mr² आया था। सॉलिड स्फेयर कैसे हो गया कि पूरी तरह से सॉलिड ही है ऐसे, ठीक है। ये सॉलिड स्फेयर का एग्जाम्पल हो गया था। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हमने सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स ले लिए। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, इस तरह से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। आई बात समझ में, ये कितना हो गया, 2/5 mr²। तो ये पूरा एक लिस्ट में बना लिया, ये सारे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, क्योंकि आगे आगे क्वेश्चन जब करेंगे, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने जैसे बताया कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी चूज की है उस पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने चूज किया उस पर डिपेंड करता है। जैसे डिस्क के लिए मान लो मैं ये सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ले ली, मान लो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लेता तो क्या होता, है ना, ये ले लेता, मान लो ये यहाँ से मान लो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाती, तो उस केस में कितना आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। किनारे से यहाँ पे कहीं पे, तो कहीं पे भी अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए। तो अगर मान लो कोई भी रैंडम दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन लेनी है और उसके रिलेटिव में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए हमें कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम यूज करनी पड़ती है। तो थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें दो तरह की थ्योरम आती है, एक तो आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रमेय, तो इसमें दो तरह की थ्योरम पढ़ेंगे, एक तो थ्योरम होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हिंदी में इसको बोलेंगे समांतर अक्ष प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और दूसरी होगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्ष प्रमेय। तो दो थ्योरम पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन दोनों थ्योरम का यूज करके
हम कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है उसे पढ़ते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये देखो थ्योरम क्या कहती है, क्या है इस थ्योरम का मतलब। मान लो मैं कोई जनरल ऑब्जेक्ट लेता हूं, जैसे ये कोई जनरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस किसी ऑब्जेक्ट से कोई एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस है यहां से यहां तक का, ठीक है। ये एक एक्सिस ली जो इसके सेंटर से पास हो रही, कहां से, सेंटर से पास हो रही है ये एक एक्सिस, ठीक है। और इस एक्सिस के रिलेटिव में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो मान लो है आई सेंटर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के रिलेटिव में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर है, तो इस एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल कोई आर डिस्टेंस पे, मान लो कोई दूसरी एक्सिस हो, यहां से आर डिस्टेंस पे कोई दूसरी एक्सिस हो, यहां पे मान लो ऐसे कोई दूसरी एक्सिस मौजूद है आर डिस्टेंस पे, इस तरह से, जो इसके पैरेलल होनी चाहिए, है ना। पैरेलल मतलब समझते हो, समांतर होनी चाहिए, इसी के अनुदिश होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लो कोई आर डिस्टेंस पे कोई पैरेलल एक्सिस हो, ये आर डिस्टेंस पे, तो इस एक्सिस के रिलेटिव में मान लो आई हमें निकालना हो, तो इस आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, तो इस आई की वैल्यू क्या होगी, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ये होती है आई सेंटर, जो आई सेंटर यानी कि सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस जो है उसके प्रति हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। जैसे डिस्क है, डिस्क के सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, हाफ एम आर स्क्वायर आया। और हमें मान लो किनारे की एक्सिस से निकालना है, तो किनारा यानी कि उससे आर डिस्टेंस पे कोई पैरेलल एक्सिस है, तो उसके रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा, आई सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए लागू होगी। अगर मान लो आपको किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई सेंटर, तो उसका आर डिस्टेंस पे कोई और दूसरी पैरेलल एक्सिस अगर मान लो मौजूद है, तो उस पैरेलल एक्सिस के रिलेटिव में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या हो गया, आई सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देखो क्या होता है। हाँ, इसको देखो अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं एक बार। स्टेटमेंट देखो क्या हो जाएगा इसका, इफ फॉर एन ऑब्जेक्ट moment of inertia with respect to axis passing from its center is I center, then other axis parallel to this axis at r distance from this, at r distance from this will have moment of inertia addition of mr square into it, ठीक है। तो जो हमारा सेंटर के प्रति, जो सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके प्रति अगर मान लो आई सेंटर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उस आई सेंटर से, सेंटर वाली एक्सिस से आर डिस्टेंस पे कोई दूसरी पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा बहुत अच्छे से, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ इस एक्सिस को, इस जो थ्योरम है एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको यूज कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो
एक कोई रिंग है ना, ये एक रिंग ले लिया और रिंग के किनारे से गुजरने वाली एक्सिस के प्रति मान लो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ स्मॉल एम मास, कैपिटल एम मास है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ये हमें दे रखी है कैपिटल आर, ठीक है, और ये मान लो किनारे से गुजरने वाली एक्सिस के रिलेटिव में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ring with respect to axis passing from its corner, passing from its corner, ठीक है। तो कॉर्नर से पास होने वाली जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो है, इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। अब देखो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाएंगे, जैसा कि हमें पता है ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस क्या है, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है। ये जो हमारी रिंग है, इसके रिंग से सेंटर से पास होने वाली एक्सिस क्या है, ये नहीं है क्या, है ना, बताओ ये कौन सी होगी, ये आई सेंटर हो गई, ये हो गई आई सेंटर, जिसकी वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर होती है, हमें पता है ना। तो अब ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, समांतर है, तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई सेंटर प्लस क्या हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। m तो हो गया उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि m दे रखा है, और यहाँ पे दोनों के बीच की जो पैरेलल एक्सिस है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R है, तो कितना हो जाएगा, आई सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर। ये एम आर स्क्वायर तो कौन सा है, जो ऐड करना है वो, और यहाँ पे आई सेंटर की जगह पे क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर ही तो आ जाएगा। ये तो सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के लिए एम आर स्क्वायर वो हो गया, और ये कौन सा एम आर स्क्वायर, जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो यहाँ से जो किनारे से गुजरने वाली एक्सिस है उसके रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं और एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई डिस्क है, डिस्क के किनारे से गुजरने वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मान लो ये डिस्क है, इस डिस्क के किनारे से गुजरने वाली इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसमें भी देखो हम कुछ ऐसा ही करेंगे, जैसे हमें इस एक्सिस के रिलेटिव में तो पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना इस एक्सिस के रिलेटिव में, और यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस दे रखी है कैपिटल आर, डिस्क के लिए कह रहा हूँ, वो रॉड थी वो, ये मान लो रेडियस आर है, इसका मास एम है, तो इस केस में आई सेंटर की वैल्यू क्या हो गई, एम आर स्क्वायर बाई 2 होती है ना डिस्क के केस में, और हमें मान लो डिस्क के किनारे से कोई गुजर रही है एक्सिस, उस किनारे से गुजरने वाली एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कितना आ जाएगा, इसके लिए आई की वैल्यू निकालनी है, ये जो एक्सिस है ना इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ये आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई सेंटर, वही आई सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर, हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो आई इज इक्वल टू सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल एम की जगह वही कैपिटल एम रख दिया, और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ आया समझ में। तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये कैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिस्क के किनारे वाली एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम अलग अलग सवाल कर सकते हैं, और भी सवाल बहुत सारे बनते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। जैसे एक सवाल आप करके बताइए कि अगर मान लो आपको कोई सॉलिड स्फीयर दे दिया जाए, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर के किनारे से गुजरने वाली जो एक्सिस है, मान लो यहाँ वाली जो एक्सिस है यहाँ से किनारे से गुजर रही होगी इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मास m है और रेडियस इसकी r है।
सेंटर से है, ये मान लो रेडियस है r, और सेंटर एक्सिस यहाँ पे है, ये वाली सेंटर एक्सिस है। तो आई सेंटर कितना होता है इस केस में? सॉलिड की बात कर रहा हूँ, ये सॉलिड स्फीयर है। क्या लिया है हमने? हाँ 2/5 होता है ना, 2/5 mr² होता है। तो यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू आई सेंटर 2/5 mr² प्लस mr² में m इंटू r² हो जाएगा, क्योंकि r डिस्टेंस में है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे भी कोई एक्सिस लेता, यहाँ पे भी एक्सिस कोई ले सकता था जो यहाँ से कितनी दूरी पे होती, मान लो r/2 पे होती, तो यहाँ पे m इंटू r की जगह क्या रख देते, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से I की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 + 2 7/5 mr² हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे सवालों को करते हैं। आई बात समझ में? तो देखो हमने एक सॉलिड स्फीयर की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स थे उनकी एक लिस्ट बनाई, सभी की जो अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, और हमने पढ़ी थ्योरम्स में सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है, तो अभी तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और 1 बजे केमिस्ट्री क्लास शुरू करेंगे।